मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और अपनी डिलीवरी के लिए अपने मायके गई थी। माँ ने मुझे फोन पर बताया, घर के पीछे की तरफ जो खाली जमीन थी ना, वहां पर एक नया कमरा बनवा लिया है। इतने सालों के बाद जैसे ही अपने घर में कदम रखा, कुछ अलग सा लगा। माँ, ये घर के पीछे की तरफ नया कमरा बनवाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, घर के पीछे दूर दूर तक खाली जमीन है। तेरे पापा को कई दिनों से लग रहा था कि यहाँ पर एक कमरा बनवा लेंगे तो ताजा हवा मिल जाया करेगी। अब तो ये सब छोड़ और चल जल्दी से दूध पी ले। माँ, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी, आप सो जाओ। मैंने दूध का गिलास उठाकर उस खिड़की में रख दिया। पता नहीं कब आंख लग गई। अचानक से खिड़की के पल्लों के खड़कने की तेज आवाज आई। दूध का गिलास धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही दूध का रंग लाल हो चुका था। मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। चारों तरफ धूप अंधेरा था। उस अंधेरे की तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे छोटे बच्चे आपस में खिलखिलाकर मस्ती कर रहे हो। इतनी रात को इतने घनघोर अंधेरे में बच्चों की आवाज कैसे आ रही है? घड़ी में वक्त देखा तो ठीक 12 बजे थे। देखकर मैं सन्न रह गई। बुरी आत्माओं और भूतों की कई कहानियां मैं सुन चुकी थी। वक्त भी कुछ ऐसा ही था। ऊपर से मैं प्रेग्नेंट। सुना था कि ऐसे वक्त में अक्सर बुरी आत्माएं औरतों का पीछा करती है, तो क्या मेरे पीछे भी? पसीने से तरबतर बड़ी मुश्किल से, जैसे कांपते हाथों से मैंने उस खिड़की को बंद किया। जल्दी से जल्दी उस कमरे से बाहर निकलकर माँ के पास जाने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ पलटी, लगा कोई साया हवा की स्पीड से दरवाजे के सामने से गुजर गया। मेरे गले में अटक कर रह गई। मैं जोर से चीख कर माँ को बुलाना चाहती थी, लेकिन वो आवाज खुद मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो माँ तक कैसे पहुंचती? खिड़की के पल्ले एक बार फिर तेज हवा के झोंके से धड़ाम करके खुल गया और पूरी ताकत से मैं चीख पड़ी। जानती थी मेरी चीख की आवाज सुनकर कुछ ही सेकंड में माँ वहां पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरा कलेजा डर के मारे फटा जा रहा था। आखिर माँ ने मेरी आवाज क्यों नहीं सुनी? इतनी गहरी नींद में तो माँ कभी नहीं सोती। ठीक पीछे खुली हुई वो खिड़की। मुझ में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं पलटकर उस तरफ देख भी सकूं। हवा का एक सनसनाता हुआ झोंका उसी वक्त मेरे कानों से आकर टकराया। लगा जैसे किसी ने दबी हुई आवाज में धीरे से मुझसे कहा, चली जाओ यहाँ से। मैंने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए और एक बार फिर ताकत लगाकर जोर से चीखने की कोशिश की। माँ! पापा! मेरी आवाज उस कमरे की दीवारों से टकराकर वापस मुझे ही सुनाई दे रही थी। जितनी ताकत के साथ मैंने चीखने की कोशिश की थी, कुछ ही देर बाद उससे कहीं ज्यादा तेज और दर्दनाक चीख मुझे सुनाई देने लगी। ये आवाज ठीक मेरे पीछे खिड़की से आ रही थी। वो आवाज मेरे कानों में पिघलते हुए लोहे की तरह गिर रही थी। उन आवाजों में हैवानियत थी। वो आवाजें किसी इंसान की नहीं है, इतना मैं समझ चुकी थी। कांप रहे हाथों से मैंने अंधेरे में कुछ ढूंढने की कोशिश की। तभी अचानक मेरा हाथ बेड पर रखी टॉर्च पर पड़ा। किसी तरह ताकत लगाकर टॉर्च का बटन ऑन किया, लेकिन ये क्या? सामने दरवाजे पर 3 छोटी लड़कियां खड़ी हुई थी। उनके हाथ में स्टील के चमचमाते हुए चाकू थे। मैं घबराकर लड़खड़ाई और पीछे की तरफ हटी, लेकिन तब तक वो मेरे पास आ चुकी थी। उनकी गर्दन टेढ़ी थी और उनके हाथों के वो चाकू मेरे पेट को निशाना बनाने को तैयार। मैं जोर से चीखी, नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, मत मारो, मत मारो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। सोनाली, सोनाली, क्या हुआ बेटा? तू इतनी डरी हुई क्यों है? उठ बेटा, क्या हुआ? हड़बड़ाकर मैंने अपनी आंखें खोली। देखा तो दिन निकल आया था। माँ मुझे जगा रही थी।
मेरा चेहरा पूरा पसीने से लथपथ था। क्या हुआ बेटा, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? मैं अभी तक अपने पूरे होश में नहीं थी। वो मेरे बच्चे को मार देगी माँ। वो लड़की मेरे बच्चे को। मैंने घबराकर अपने पेट को छुआ। सब कुछ ठीक था। और वो दूध जो रात को यहाँ पर गिर गया था, उसका रंग लाल हो गया था। माँ ने हंसते हुए दूध का गिलास मुझे दिखाया। तुमने दूध पिया ही नहीं, पूरा का पूरा ऐसे ही रखा हुआ है। तुमसे कहा था ना सोनाली, सेहत के लिए लापरवाही ठीक नहीं बेटा। लेकिन मैंने तो सब कुछ अपनी खुली आंखों से देखा था। ये सपना कैसे हो सकता है? सूरज के जीवन का एक ही फंडा था कि मेहनत तो गधा भी करता है, घर बैठे जो कमाए समझदार वही होता है। इसीलिए उसने कभी नौकरी ही नहीं ढूंढी। इस बात से हालांकि उसकी पत्नी शिखा बिल्कुल भी अग्री नहीं करती थी, पर फिर भी सूरज को समझाना बेकार था। टीवी में कैसे बनोगे करोड़पति का ऐड देखकर उसे लगा कि बस अब तो घर बैठे ही वो करोड़पति बन सकता है, और उसके पीछे उसने अपने सारे सोर्सेस एक्टिव कर दिए। 2 हफ्ते में उसके कलीग के साले के पड़ोसी के बेटे का सोर्स निकलता है जो कि उसे शो में पहुंचा सकता है, और सूरज उससे मिलने चला जाता है। अच्छा, तो हमें मुकेश जी बता रहे थे कि आप हमें शो में पहुंचा सकते हैं। हाँ, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं कल अगर कोशिश करूँ तो इसी महीने में आपका नंबर आ जाएगा। अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, वो सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का कोई जुगाड़ है क्या? उसका तो कोई जुगाड़ नहीं है। तो वो वाकई में कुछ भी पूछ सकते हैं? हाँ, वो तो बच्चन जी पर है, जो पढ़ते हैं वो पूछ लेते हैं। पहली कोशिश फेल होने पर अब सूरज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर जवाब कहाँ से लाए। तब शिखा ने एक सजेशन दिया, क्यों ना सूरज अपने चचेरे भाई सुमित से मदद मांगे, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। हालांकि इतनी मेहनत करना सूरज को समझ में नहीं आता था, पर कोई और रास्ता ना मिलने पर वो आखिर सुमित से बात करता है। अरे सुमित, हमारा कैसे बनोगे करोड़पति के लिए सिलेक्शन होने वाला है। तुम हमें थोड़े चिट बनाने में मदद करोगे क्या? अरे भैया, चिट बनाए तो सालों हो गए, उसमें हमारा एक्सपर्टीज नहीं है। बल्कि आप बोलो तो हम आपकी पढ़ने में ज़रूर मदद कर सकते हैं। हट, कैसी अनाप शराब बातें कर रहा है तू। सूरज ने सुमित को मना तो कर दिया था, पर तैयारी करने के सिवाय कोई चारा उसे दिख भी नहीं रहा था। खासकर जब 12 के पेपर लीक करने के एक्सपर्ट शुक्ला जो भी हाथ जोड़ लेते हैं। आखिर सूरज को सुमित के पास जाना ही पड़ा, और उसने सुमित और शिखा से वादा किया कि वो बहुत मेहनत करेगा। 1 महीने की तैयारी के बाद फाइनल हुआ कि शो से 1 हफ्ते पहले एक ट्रायल खेला जाएगा, जहां पर सारे रिश्तेदार ऑडियंस की जगह पर होंगे और शिखा सवाल पूछेगी। दूर दराज से भी रिश्तेदार आकर हाजिर हो गए देखने कि आखिर कैसे बनेगा सुमित करोड़पति। सब कुछ सेट था, और इतने में सूरज आकर अपना स्पीच देता है। ये 1 महीना मेरे लिए आसान नहीं था, पर अपने भाई सुमित और अपनी पत्नी शिखा की मदद से मैं इतनी दूर पहुंच पाया हूँ। मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद ने भी बहुत साथ दिया है मेरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के शो में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साक्षी पहला सवाल पूछती है और पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अरे रुकिए, तो ऑप्शंस तो देने दीजिए। इतने में 5वीं कक्षा का चिंटू बोल उठता है। अरे क्या मामा, आप तो पहले सवाल पर ही आउट हो गए। अरे बेटा, पहला सवाल तो ट्रायल होता है ना। अरे तुम अब देखना। देखने जैसी बात तो थी ही। सूरज को इतना शांत किसी ने नहीं देखा था। कभी कभी तो लगता था मानो सूरज आंख खोलकर ही सो गया हो। मामा जल्दी करो प्लीज, कल सुबह पनवेल भी तो निकलना है। अरे हट, कंसंट्रेट करने दे मुझे। 3 सवाल में
3 लाइफलाइन खत्म हो चुकी थी और अब चौथे सवाल पर भी सूरज का मौन नहीं टूटा। पर सूरज अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उधर हर कोई सूरज को छोड़ सुमित को देख रहे थे। आखिर सुमित ने ही तो पढ़ाया था सूरज को। गजब बेइज्जती है यार। अरे बेटा, तो बाप का, दादा का, भाई का, सबका नाम बुड़वाएगा। अरे 3 लाइफलाइन ले ली तो भी तेरा कुछ नहीं होना है। अरे कोई इतनी बात करता है क्या शो पर? अरे बेटा, शो पर तेरे जैसे भी तो नहीं आते ना। सूरज की ये जंग आखिर 1 घंटे बाद 5वें सवाल पर खत्म हो गई, जब उसने इंडिया के नेशनल बर्ड का नाम कहा, कौवा। अरे बेटा, मजा तो बहुत आया, बस थोड़ा टाइम पर खत्म होता तो आनंद भी आ जाता। ताने बारिश के बूंदों की तरह बरस रहे थे और सूरज को भी समझ आ रहा था कि ये करोड़पति बनना शायद उसके बस के बाहर की बात है। पर वो आखिर ये बात मान कैसे लेता? वो सख्त लौंडा जो ठहरा, उसने सोचा कि बेइज्जती तो हो ही चुकी है, पर अगर मैं हार नहीं मानूं तो शायद कुछ हो सकता है। शिखा, तुम देखना, असली शो में आग लगा दूंगा, आग। करोड़पति बनूंगा मैं। हाँ, सब्जियां खत्म हो गई है घर पे, ले आओ। पहले पति बन जाओ, फिर करोड़पति बनना। अरे गजब बेइज्जती है यार। बेटा, अभी तो घर पर ही हुई है, 1 हफ्ते में तो तुम देश के सामने करवा कर आओगे। वैसे जब टीवी पर जाओ ना तो बस अपने मम्मी का ही नाम लेना, ठीक है? कोई पूछे तो बोलना कि पापा नहीं है मेरे। अरे पढ़ाई की, पेपर निकलवाए, इतने सारे लोगों को खाना खिलवाया, क्या फ़र्क पड़ा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत तो गधा भी करता है, घर बैठे जो कमाए वही सिकंदर। लेकिन मामा, गधे भी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।